नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। यूक्रेन रूस में चल रहे विवाद के बीच फंसे कई भारतीय परिजनों ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। युवाओं ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला में जताई आस्था। दर्जनों युवाओं ने जननायक जनता पार्टी का थामा दामन। बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या का गरमाया मामला। देश भर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं में गुस्से का माहौल। और अब समाचार विस्तार से। फरीदाबाद के सेक्टर 2 में रहने वाले विनायक चौधरी के परिजनों को यूक्रेन रूस में चल रहे विवाद के बीच अपने बेटे की चिंता सता रही है। पिता धर्मेंद्र चौधरी के मुताबिक उनका बेटा यूक्रेन के लबीब शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया है और वो सेकेंड ईयर में है। उनका कहना है कि अभी तक ऐसे माहौल में सरकार की ओर से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि लबीब शहर से मुंबई दिल्ली के लिए 8 दिन में फ्लाइट चलती है। मेरी सरकार से अपील है कि उनके बेटे के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी वहां से निकालने की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से लेकर भारत सरकार के तमाम बड़े अधिकारियों और नेताओं को इस बारे में ट्वीट किया है और अब हमारे बच्चे वहां पर सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि उनके बेटे को भी वहां से सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। मेरा बेटा यूक्रेन में लवीव शहर में डायनालो हेस्की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी लवीव में एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। उसके पास अभी तक कोई भी सहायता किसी भी प्रकार की भारतीय सरकार से नहीं पहुंची है और मेरी भारत सरकार से दरखास्त है कि जो वहां स्टूडेंट फंसे हुए हैं जो कीव नहीं आ सकते, तो लवीव में एक छोटा एयरपोर्ट है जहां से बॉम्बे के लिए और दिल्ली के लिए 8 दिन में फ्लाइट चलती है। तो मेरी सरकार से दरखास्त है, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि मेरा एक ही बेटा है, लवीव से उसको जल्दी से जल्दी सुरक्षित भारत लाने की कृपा करें। सर, जैसे कि ये पता है कि आपको भी पता है, पूरे जो है सभी को पता है कि यूक्रेन और रशिया में इस वक्त जो है तनाव का माहौल चल रहा है, युद्ध छिड़ने की पूरी आशंका है। तो ऐसे में किस तरीके से देखते हैं कि सरकार को कितने बड़े कदम उठाने चाहिए? सभी सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए अपने भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने के लिए। आपने ट्वीट किया है, ट्वीट में किस किस को ट्वीट किया है ताकि क्या नाम अपना? सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को किया है, भारतीय दूतावास को किया है, पीएमओ इंडिया को किया है, 2 और 3 न्यूज चैनल को किया है, लेकिन अभी तक केवल आप लोगों ने ही संपर्क किया है, बाकी किसी ने अभी कोई संपर्क नहीं किया। आपके बेटे से कब लास्ट बार बात हुई और वहाँ किस तरह के हालात अभी हैं? बेटे से मेरी बात तो डेली चल रही है, लेकिन आज कई घंटे संपर्क करने के बाद बात हो पाई थी, क्योंकि जो कल वहाँ सिनेरियो हुआ है उसकी वजह से शायद वहाँ लगता है कि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। तो वैसे डेली बात हो रही थी, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से 2 या 3 घंटे बाद थोड़ी सी बात हो पाई थी। कौन सी क्लास में पढ़ता है और कौन सा ईयर है उसका? मेरा बेटा एमबीबीएस सेकेंड ईयर में पढ़ता है, 4th सेमेस्टर उसका इस वक्त चल रहा है। अभी उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो क्या मानते हैं कि जिस तरीके से जो तनाव चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, तो जान माल का पूरा वहां पे खतरा है? जान माल का पूरा खतरा है और 2 राज्यों को रशिया ने अलग देश की मान्यता दे दी है। ऐसे में दोनों पक्ष आमने सामने हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सरकार और हमें डर है कि हमारे बच्चे वहां अब शायद सुरक्षित नहीं हैं। तो भारत सरकार जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को यहाँ लाने का प्रबंध करे। हल्का कालका व पिंजौर में जसपा जिलाध्यक्ष भाग सिंह दमदमा के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला में आस्था जताते हुए जननायक जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भाग सिंह दमदमा ने बताया कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यकाल व नेक इरादे लगातार प्रदेश में युवाओं को साथ लाने का काम कर रहे हैं। दमदमा ने कहा कि चाहे 75% युवाओं को रोजगार में आरक्षण देने की बात हो या फिर हल्का कालका के कई बड़े काम करवाने की बात हो, लगातार युवा दुष्यंत चौटाला के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। जेजेपी प्रमुख डॉक्टर अजय सिंह चौटाला रिहा होने के बाद आज पहली बार फरीदाबाद पहुंचे, जहां गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। आपको बता दें कि फरीदाबाद में
जगह जगह डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की रैली के माध्यम से भव्य स्वागत किया जा रहा है, जिसको लेकर जेजेपी कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर पहुंचने पर डॉक्टर अजय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब वह हर तरह की परेशानियों से मुक्त हो गए हैं और अब लोगों के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं डेरा मुखी राम रहीम को पैरोल और Z+ सुरक्षा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सरकार का काम है और 3 वर्ष बाद कैदी को पैरोल दी जाती है और यह उसका हक भी है। वहीं उन्होंने Z+ सुरक्षा को लेकर कहा कि यदि किसी की जान को खतरा है तो सुरक्षा दी जा सकती है, क्योंकि कैदियों को भी सुरक्षा देने का प्रावधान है और एक कैदी भी आम नागरिक होता है। कार्यकर्ताओं में नया जोश देने के लिए क्या कहेंगे? तो पार्टी का संगठन का कार्य है जो निरंतर चल रहा है। अब इसे और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हर तरह की परेशानियों से फारिग हो गए हैं और लोगों में जा कर के संगठन को और प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करेंगे। अजय जी, कहा जाता है कि 1 और 11 होते हैं। उसी तरीके से दुष्यंत जी दिग्विजय जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने दम पर 10 सीटें जीती। अब क्योंकि आप भी एक कुम का इक्का उनके साथ जुड़ गया है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे देखते हैं, कितनी ताकत मजबूत हुई है? हमने 10 महीने पहले पैदा हुई पार्टी को 17.5% वोट हरियाणा प्रदेश की जनता ने देने का काम किया, 10 सीटें दी। अब और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे, 17.5% को 51% में तब्दील करने के लिए। अजय जी, नगर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? क्या उसको BJP के हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव भी आके? मिलकर के लड़ेंगे, जब मिलकर के सरकार चला रहे हैं। सिंबल पर लड़ेंगे? हाँ, लगातार जेजेपी पनवा बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? लगातार जेजेपी पनवा बढ़ रहा है, उनका तो बढ़ना चाहिए, तभी तो कह रहा हूँ भाई 51% पे ले जाने का काम करेंगे इसको। अजय जी, एक और आखिरी सवाल, राम रहीम जी को जो पेरोल दी गई है और पंजाब में जिस तरह की चर्चा है कि भाई चुनाव को देखते हुए ये पेरोल दी गई है, क्या कहेंगे? अब ये तो सरकार का काम है और कैदी का राइट बनता है कि आफ्टर 3 ईयर उसे पैरोल फरलो दी जाती है। सोच समझ करके निर्णय किया गया होगा। कैदी भी कह रहे हैं और जेड सुरक्षा भी दिलवा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? अब जेड सुरक्षा तो उनकी जब जान को खतरा होगा तो देगी सरकार। कैदी को क्या दिक्कत है? कैदियों के लिए भी है सुरक्षा का, वो भी आम नागरिक ही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भाजपा शहीदों में स्वतंत्रता सेनानियों को उनके गौरव सम्मान दे रही है। देश में व प्रदेश में जिलों में बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करके शहीदों को याद किया जा रहा है। 27 फरवरी को शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस को मनाने के लिए करनाल में भाजपा के जिला कार्यालय में भाजपा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणे की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में चंद्रशेखर के बलिदान दिवस पर कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बलिदान दिवस पर प्रदेश भर से लाखों कार्यकर्ता एक साथ चंद्रशेखर आजाद याद करते हुए वंदे मातरम का जयघोष करेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश में चारों तरफ वंदे मातरम का तराना गूंजेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, उसी के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाए। इसी के उसमें अब से पहले की जो सरकारें हुई हैं, उन सरकारों ने कभी भी किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को, किसी भी देशभक्त को, किसी भी शहीद को इतना सम्मान नहीं दिया था जितना कि अब की इस मौजूदा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जितना सम्मान दिया है। अभी आपने देखा है कि पिछले दिनों 28 दिसंबर को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अंडमान निकोबार भी सुभाष चंद्र बोस जी की याद में वहाँ गया था और सुभाष चंद्र बोस जी का जो बलिदान दिवस जो मना था, जो जयंती मनी थी, वो भी आपने देखा सारे हरियाणा में बड़ी धूमधाम से मनाई गई थी। और उसके बाद जो लाला लाजपत राय जी की जयंती भी सारे हरियाणा में हर बूथ पे, हर विधानसभा में, हर मंडल में बड़े जोर शोर से मनाई गई। लगभग 6 लाख कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर आकर उनको अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। उसी प्रकार अब आने वाली 27 तारीख को, 27 फरवरी को हमारे बहुत बड़े एक स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस है और उसी के उसमें 2 दिन पहले हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुखविंदर श्योरान जी
अपना इलाहाबाद गए थे और वहाँ से जहाँ वो शहीद हुए थे, जहाँ उन्होंने की बलिदान दिया था, वहाँ की मिट्टी वो लेकर आए हैं। और ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये उस पार्क की मिट्टी है जहाँ उनका एक स्मारक बना हुआ है आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी का। तो ये मिट्टी हर विधानसभा में जाएगी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में सुखविंदर शौर्यान जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, उनके अगुवाई में ये कार्यक्रम किसान मोर्चा इसमें अगुवाई करेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से एक एक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर विधानसभा में 90 की 90 विधानसभा में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। फरीदाबाद में बजरंग दल और विश्व हिंदू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोपी इस्लामिक संगठन का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया और कार्रवाई की मांग की। बता दें कि इसी मुद्दे पर पूरे देश में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं में गुस्से का माहौल है। मांग भी करता है कि तुरंत से तुरंत हर्षा को न्याय दिलाया जाए। 4-5 अपराधियों को तो कल सूचना के आधार पर पकड़ भी लिया गया है, लेकिन उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी की सजा की मांग करते हैं। और जो इस प्रकार के जो विचारधारा इस्लामिक आतंकवादी इस्लामिक जिहादी जो मानसिकता है उसको कुचलने का काम भी भारत की सरकार करे और कर्नाटक की सरकार उचित सूचित कार्रवाई करे। अगर कर्नाटक की सरकार उचित से उचित कार्रवाई नहीं करती है तो बजरंग दल पूरे देश में सड़कों में उतरेगा। बीते 80 दिनों से हड़ताल पर चले आ रहे आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स पर विभागीय कार्रवाई के बाद खासा रोष देखा जा रहा है। विभाग की ओर से हड़ताली कर्मचारियों को नोटिस जारी कर काम पर लौटने को कहा गया है। काम पर न लौटने वाली वर्कर्स को सेवा मुक्त करने की चेतावनी भी दी गई है। आदेशों की पालना न करने वाली 11 वर्कर्स को संबंधित विभाग द्वारा सेवा मुक्त किया गया है, जबकि 20 को नोटिस जारी किया गया है। हड़ताली कर्मचारियों पर भी की गई विभागीय कार्रवाई के बाद आंगनबाड़ी वर्कर्स जबरदस्त रोष में देखी गई है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि सरकार उनके आंदोलन का दमन करना चाहती है, मगर वे सरकार और इस दमनकारी नीति के आगे नहीं झुकेंगी। उन्होंने कहा कि वे अपनी लड़ाई को और तेज करेंगी और आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव कर सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाएंगी। हमारा धरना है 8 दिसंबर 2021 से लगातार हम धरने पर बैठे हैं और सरकार हमारी वार्ता मान नहीं रही है। बुला तो लिया है, जबकि हठ धर्मता से सरकार उतरी हुई है, हमारी बात नहीं मान रही है। जबकि हमारी कोई नई मांग नहीं है, 2018 की मांग है जो घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री ने और प्रधानमंत्री ने, वही मांग हम मांग रहे हैं। अभी तक वो लागू नहीं किया है, उसके लिए हम धरने पर बैठे हैं। और अब हमारे को 80-90 दिन हो गए हैं, इसलिए अब सरकार इन पर दबाव बना रही है। ऑफिसरों पर ऑफिसर हमारे पर दबाव बना रहे हैं, जबकि हमारे फतेहाबाद में 12-13 को तो टर्मिनेट के लेटर जारी कर दिए हैं और 20 के नाम नोटिस और दे रखे हैं और आज भी नोटिस और भी देंगे उनको। ये हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कल हमने पीओ फतेहाबाद का CDPO फतेहाबाद का घेराव किया था, भी है हमारे साथ धक्काशाही ना किया जाए और तानाशाही हम नहीं चलने देंगे, ना ही सरकार की चलने देंगे, ना ही ऑफिसरों की चलने देंगे। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा द्वारा स्थानिक रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सभा के अध्यक्ष निर्भय रतिया ने कहा कि रिश्वतखोरी के खिलाफ प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि PM आवास योजना के नाम पर रतिया में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन अगर आरोपियों पर अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 3 मार्च को रतिया नगर पालिका का घेराव किया जाएगा। किस्तें रुकी हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए और 60,000 रुपये की जो किस्तें पहले एक किस्त आई थी, दूसरी नहीं आई थी, वो 1 करोड़ 23 लाख रुपए मौके पर ही लोगों के खाते में डलवाने का जो वो किया उन्होंने काम, जिसकी हमारे पास लिस्ट भी है, जिसमें 74 परिवार एक हैं और 78 परिवार एक हैं, जिसमें 1 लाख रुपये और 60,000 रुपये मिले। और जो धरना हाँ 1 करोड़ 23 लाख रुपए टोटल लोगों के खाते में जो पहुंचा है, जिससे हम मानते हैं कि ये जो हमारा संघर्ष है इसकी बहुत बड़ी जीत हुई है। और इसकी बड़ी जीत तब होगी दूसरी जब जो अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पार्षदों ने पैसे लिए हैं वो पैसे लोगों के वापस मोड़ेंगे और दोषियों पर बनती जो कार्रवाई है वो पर सरकार या प्रशासन करेगा। ये SDM को आपने शिकायत दी है, कहीं और भी दी है? रतिया नगर पालिका के SDM महोदय की इसकी अभी तक शिकायत की है, तो उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा है। हम और किसी को भी शिकायत दी जा रही है? आज हमने इसकी जो शिकायत है वो विजिलेंस फतेहाबाद को भी भेजनी है और
जो डीएमसी फतेहाबाद हैं उनको भी इसकी शिकायत भेजनी है। सुनने में हमें पता चला कि सभी कर्मचारी एक जैसे नहीं होते अधिकारी कि वो बढ़िया ईमानदारी से काम करते हैं, परंतु जो रतिया के हैं उनका तो सीधा ही दिख रहा है कि वो भी इसमें हमें लग रहा है कि इसके अंदर लिपित हैं घपले में। और आगे किसी को भेजिए, मंत्री को, किसी और को? आगे आज गृह मंत्री जो अनिल विज हैं उनको भेजेंगे और जो नगर पालिका के मंत्री हैं नगर निकाय के कमल गुप्ता, उनको भी हम जो डाकराही रजिस्ट्री है वो करवाएंगे। 3 तारीख को क्या रहेगा आपका अगर कार्रवाई नहीं होती तो? 3 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो 3 तारीख को नगर पालिका के गेट पर बड़ा इकट्ठ रतिया शहर के इंसाफ पसंद लोगों का बुलाया जाएगा और कोई सख्त फैसला जो आंदोलन है वो और भी तीखा किया जाएगा। अगर सरकार ने, प्रशासन ने इस पर जल्द कार्रवाई ना की तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसे किसान आंदोलन खड़ा हुआ था वैसे ही ये मजदूरों का जो आंदोलन है, मजदूरों के साथ जो घपलेबाजी, मजदूरों की लूट हुई है, बहुत बड़ा इसमें फ्रॉड हुआ है रतिया शहर के अंदर। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण पंचकुला के तत्वाधान में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा रतिया कोर्ट कॉम्प्लेक्स में माइक्रो लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव डॉक्टर सविता कुमारी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई सरकारी योजनाओं के बारे में स्टॉलों का निरीक्षण किया और लोगों की समस्याएं भी सुनी और कैंप में स्टॉल लगाकर लोगों को सेवाओं व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। उन्होंने कानूनी बारीकियों व अधिकारों के बारे में भी अवगत करवाया। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन द्वारा 1 दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रतिया एवं नागपुर खंडों की 33 ग्राम पंचायतों के स्थायी अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही यह कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्रास रूट वर्कर्स की कार्यकुशलता को बढ़ाना था। कार्यशाला की अध्यक्षता उपमंडल अभियंता अंचल जैन ने की। रिसोर्स पर्सन के रूप में उपमंडल अभियंता और जिला सलाहकार शर्मा चौंद ने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए खंड संसाधन संयोजक कुलदीप सिंह ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों का स्वागत किया। मिशन के तहत जो आर्मी स्टाफ है, ग्रास रूट वर्कर, वाटर पंप ऑपरेटर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, उनको 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करवा रहे हैं। तो उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि गांव में जो पेयजल सप्लाई है उसको हमें किस प्रकार रख रखाव करना है, किस प्रकार सप्लाई को दुरुस्त रखते हुए स्वच्छ जल जो घरों तक पहुँचे, तो उसमें किसी प्रकार की कोई तकनीकी दिक्कत ना आए, तो उस तकनीक को सिखाने के लिए ये ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा गया है। तो ये जिला फतेहाबाद में कितने दिनों का सर ये प्रशिक्षण? ये हमारे रतिया खंड में अभी 2 दिनों का है, आज और कल का, और बाकी खंडों में अभी और कार्यक्रम हो चुका है। ये कब तक फतेहाबाद जिला को सर पूर्ण रूप से इसको कर लिया जाए? अभी दिसंबर 2022 लास्ट है सरकार का जो उद्देश्य है, तो उसमें हासिल कर। वेस्टेज को रोकने के लिए क्या? पानी की वेस्टेज को रोकने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, गांव में सेमिनार कर रहे हैं, ग्राम जल एवं सीवरेज समिति है उनको एक्टिवेट कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो वो कमेटी आगे लोगों को मोटिवेट कर रही है, तो और सबकी जन समुदाय की भागीदारी ले रहे हैं हम। सरकार की तरफ से क्या निर्देश हैं सर इसके लिए? सरकार की तरफ से जल जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है केंद्र सरकार का, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ जल नल द्वारा मिले, तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये कार्यक्रम आयोजन करवाए जा रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग पंचकुला के अधिसूचना पत्र को जारी करते हुए प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में नगर परिषद कालका पिंजौर की मतदाता सूचियों के दावे व आपत्तियां दर्ज करवाने हेतु 24 फरवरी से 28 फरवरी प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक कुल 9 वोटर इन्फॉर्मेशन एंड कलेक्टर सेंटर स्थापित किए गए हैं। जानकारी देते हुए नगर परिषद प्रशासक रुचि सिंह बेदी ने बताया कि डीसी ऑफिस पंचकुला में दावे व आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि जगह जगह इस बाबत फ्लैक्स बोर्ड लगवा दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 7 मार्च तक दर्ज की गई आपत्तियों की ही सुनवाई की जाएगी। देखिए, हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी गई है और दावे और आपत्तियों के लिए हमने 24, 25, 26 और 28 की जो हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन से डेट्स आई हैं वो हमने नोटिफाई करवा दी हैं। उसके लिए हमने VICC सेंटर्स निर्धारित किए हैं। हमने 9 VICC सेंटर्स निर्धारित किए हैं, जो तहसील ऑफिस, पब्लिक हेल्थ ऑफिस, BDO ऑफिस, SDM ऑफिस एंड DC ऑफिस है। तो जो वार्ड वाइज हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सभी AROs के पास। जो भी जनता को कोई आपत्ति है तो वो वहाँ पे अपना क्लेम दे सकते हैं, उसका जल्द निपटारा कर दिया जाएगा। 7 मार्च तक हमने इनके सुनवाई करके रिजल्ट निकालने।
जिला यमुनानगर के गांव नागल में दो समुदायों के बीच हुए झगड़े में पुलिस कार्रवाई में लापरवाही करने के चलते जोटलाना थाना प्रभारी पूर्ण सिंह, हेड कांस्टेबल संदीप को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं अरेस्ट किए गए 5 आरोपियों को जमानत मिलते ही गांव में रह रहे मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और गांव से पलायन करने का निर्णय किया, जिसके चलते पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्लान कर रहे लोगों को समझाकर गांव में ही रोक लिया गया। और इससे पहले मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग पास के गांवों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। उधर जांच अधिकारी एसएचओ बलराज सिंह से बात करने पर बताया गया कि 5 लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है। बाकी के बचे लोगों को भी जांच के बाद अरेस्ट कर लिया जाएगा। निष्पक्ष तरीके से जांच की जा रही है। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। गांव में किसी भी तरह का तनाव पैदा ना हो, इसके लिए पुलिस तैनात कर रखी है और एक पीस कमेटी का गठन किया गया है ताकि किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो और मामले को भड़काने ना दिया जाए। सर, नागल में हुए 2 समुदाय के बीच झगड़े में अभी क्या कार्रवाई चल रही है? नागल जो झगड़ा हुआ था उसमें FIR दर्ज कर दी है। 5 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है और अभी मौके पर पुलिस तैनात हो गया है वहाँ किसी प्रकार का झगड़ा हो। और पीस कमेटी बना दी गई है जिसकी आज 11 बजे मीटिंग भी है। अब शांति है वहाँ, ठीक ठाक है। और आरोपियाँ ने जो है उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। आगे झगड़ा ना हो इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे सर? प्रयास के लिए उसमें पीस कमेटी तैयार बना दी है। पीस कमेटी की आज मीटिंग भी है 11 बजे और वहाँ गाँव में फोर्स तैनात की हुई है। शांति है, फिलहाल बिल्कुल शांति है, कोई किसी प्रकार का। फरीदाबाद की परवर्ती कॉलोनी में बीती रात लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने घर के बाहर ताबड़तोड़ लाठी डंडे और पत्थर बरसाए। इस हमले में घर का बिजली का मीटर तो टूट गया, लेकिन किसी को चोट लगने की अभी कोई समाचार नहीं है। मामला पैसे के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है। घटना की सूचना दिए जाने पर पहुंची 112 जिप्सी में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ भी इन बदमाशों ने काफी बदतमीजी की, लेकिन बदमाशों को काबू करने के लिए वहां पर और भी पुलिस बुलानी पड़ी और बदमाशों को काबू कर लिया गया। घर के बाहर ही हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। आपका नाम क्या है? अमन नाम है जी। क्या कुछ पूरा मामला है? मैडम, रात को एक सुधीर नाम के व्यक्ति उसके साथ 6-7 बंदे गेट पे हमारे डंडे बरसाए, पत्थर बरसाए और साइड में खड़ा टेम्पो हमें मारने के लिए आए थे। लगभग कितने लोग थे साथ में? 7-8 लोग थे। 7-8 लोग थे। क्या कुछ रंजिश वगैरह थी आपकी पहले से इस तरीके से? कोई रंजिश नहीं है। तो फिर क्या लगता है कि अभी जो पुलिस में आपने कंप्लेन वगैरह दे दी है? रात को मैडम डायल 112 पे कॉल की थी। रात को पुलिस आई थी हमारे पास। पुलिस से भी सुधीर ने हाथापाई की, जिस दौरान सुधीर को पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस के ऊपर भी लाठी डंडे इन्होंने बरसाए थे क्या? पुलिस से हाथापाई की थी। हाथापाई हुई थी। तो अभी शिकायत वगैरह दर्ज करा दी है? क्या कुछ पूरी मांग है आपकी? मैम, रात को पुलिस इनको पकड़ के ले आई थी, सुबह रात ही इनको छोड़ दिया गया। रात को ही छोड़ दिया गया है? तो प्रशासन से आपने बोला नहीं कि इतनी जल्दी छोड़ दिया इन्होंने, इस तरीके से वारदात की है रात को? कोई बात करके राजी नहीं है। तो क्या कुछ मांग है अभी आपकी? न्याय चाहिए। मेजर जनरल राजीव छिब्बर, एसएम अतिरिक्त महानिदेशक एनसीसी निदेशालय पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ ने 24 फरवरी 2022 को एनसीसी समूह मुख्यालय अंबाला छावनी का दौरा किया। जनरल ऑफिसर को एनसीसी कैंडिडेटों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एनसीसी का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एक अच्छा नागरिक बनाना है और इसी के साथ ही उन्होंने छात्रों को शिक्षा के लिए भी मोटिवेट किया। 10 से 12 हज़ार कैडेट्स वेरियस स्कूल्स और कॉलेजेस में एनसीसी की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं यहाँ के ग्रुप के सुपरविजन के अंदर। और इसके बाद हम जा रहे हैं घरौंदा, जहाँ पे के एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी स्थापित की जा रही है। और हम ये चाह रहे हैं कि उस एकेडमी को एक स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी कि जो नेशनल ट्रेनिंग एकेडमीज हैं उसके स्तर पर तैयार किया जाए। तो आज हमारी वहाँ पर एक मीटिंग है जिसमें कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे और जो भी नियुक्त किए गए हैं चीफ मिनिस्टर साहब से, उनके साथ बैठक के अंदर इसको हमने आगे कैसे लेके जाना है इसके बारे में डिस्कशन होगा। अंबाला के संत निरंकारी भवन में आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का आयोजन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया। उन्होंने बताया कि वह कैंप 10 बजे से लेकर 2 बजे तक चलाया जाएगा, जिसमें लगभग 350 मरीजों का इलाज किया जाएगा।
जो आज संत निरंकारी सत्संग भवन पर आई चेकअप कैंप चल रहा है, ये हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के जन्म दिवस पर हर साल ही ये सफाई अभियान, ये ब्लड डोनेशन कैंप और ट्री प्लांटेशन और ऐसे अनेकों कैंप जो हैं मानवता के लिए लगाए जाते हैं। और आज जो है ये भवन पर आई चेकअप कैंप जो है चल रहा है। इसके साथ साथ इसमें जनरल मेडिसिन का भी है और कोविड का भी वैक्सीनेशन जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।